Hello everyone, welcome to Wow IS. Today we'll cover our MCQs for 29th of May. Okay, so here's the first question. With reference to dugong, a mammal found in India, which of the following statements is correct? Okay, it is a herbivorous and marine animal. Statement number one. Statement number two. It is found along the entire coast of India. Okay. Statement number three. It is given legal protection under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. तो आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं. तो लेट्स सी. डिगोंग जैसा कि हम सब जानते हैं ये एक मराइन एनिमल है. ओके. और ये हर्बीवोरस एनिमल है. इट लिव्स ऑन द सी ग्रास. सी ग्रास खाता है ये. ओके. और ये एक दिन में अप टू 40 किलोग्राम्स ऑफ सी ग्रास खा सकता है एक दिन में. नाउ इट इज़ हर्बीवोरस मैराइन एनिमल. ये सही स्टेटमेंट है. ओके. मैमल है ये आपको याद रखना है. दूसरा स्टेटमेंट इट इज़ फाउंड अलॉन्ग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया. दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. ओके. ये आपको मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार में, मेनली गल्फ ऑफ मन्नार. ओके. ये फ्लैगशिप स्पीसीज़ है गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क का. ना और भी कुछ कोस्ट हैं इंडिया में. शैडो वाटर कोस्ट, ये शैलो वाटर में ही पाया जाता है. ओके. शैलो वाटर कोस्ट. और कौन कौन से कोस्ट हैं जहाँ पे आपको डिगोंग मिल सकता है? सो गल्फ ऑफ कच्छ. गल्फ ऑफ कच्छ. ओके. एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. एक और स्टडी हुई है, उसमें बोला गया है कि जो उड़ीसा का चिल्का लेक है, चिल्का लेक, वहाँ पर इसके पाए जाने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी कंडीशंस हैं. ओके. सो बहुत फेवरेबल कंडीशंस हैं वहाँ पे. सी ग्रास होती है तो फूड है. ओके. नाउ इट इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ये स्टेटमेंट भी सही है. ओके. और ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है. एंडेंजर्ड IUCN ने. ओके. एक गौर करने वाली बात यह है कि लगभग 200 साल पहले ये एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता था. आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता था, उड़ीसा में भी पाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब ये केवल इन्हीं 3 रीजन्स में पाया जाता है. ओके. तो हमारा आंसर है C1 एंड 3. ओके. अब इसके हैबिटेशंस को जो ख़तरे हैं वो किस किस हैं? तो सबसे पहले ट्रॉलिंग होती है, आपने देखा होगा, फ़िशिंग होती है. तो ट्रॉलिंग में इनकी जो फूड है वो भी बाहर आ जाता है. सी ग्रास उखड़ जाती है. ओके. सी ग्रास को इससे घाटा होता है. फिर पॉल्यूशन है. ओके. पॉल्यूशन, ओवर फिशिंग. ओके. तो ये सारे इनके सर्वाइवल को हार्म करते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू साउथ अटलांटिक एनोमली. अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होना चाहिए. हमने कल के ही करंट अफेयर्स मॉड्यूल में इसको कवर किया था. ना स्टेटमेंट नंबर 1, द पॉजिटिव साउथ अटलांटिक एनोमली refers to the warmer western basin of the South Atlantic Ocean as compared to the eastern basin. Okay. Statement number 2, it brings below average winter spring rainfall to southern and central Australia. सो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं इनमें से. आवर आंसर इज़ नीदर 1 और 2. ओके. कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है. साउथ अटलांटिक एनोमली रेफर्स टू द वीकनिंग ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. वीकनिंग ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. ओके. साउथ अमेरिका से स्ट्रेच करता है ये. साउथ अमेरिका से वेस्टर्न अफ्रीका. इस रीजन में जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफ़ी कम हो जाता है. और ऐसा होता क्यों है? तो वेन एलन रेडिएशन बेल्ट की वजह से. वेल एनल रेडिएशन बेल्ट. अब वेन एलन रेडिएशन बेल्ट क्या होता है, इसको अगर आपको पढ़ना है तो आप कल के करंट अफेयर्स मॉड्यूल को रेफ़र कर सकते हैं. इसमें ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाया गया है. नाउ शी शैल मूव फॉरवर्ड. आवर आंसर इज डी, नीदर 1 नॉर 2. Okay, so question number 3 है. He wrote a book titled The History of the War of Indian Independence, organized Ratnagiri Hindu Sabha, which was aimed to preserve the social and cultural heritage of the Hindus. He went on to become the president of Hindu Mahasabha in 1937. Identify the personality from below options. Okay.
ए बीजी तिलक, बी वी डी सावरकर, सी लाला लाजपत राय, और इज इट डी अरबिंदो घोष? तो बीजी तिलक वी ऑल नो डिड नॉट लिव इन 1937, ओके, ही डाइड अर्लियर। अरबिंदो घोष ने 1919 में संन्यास ले लिया था एक्टिव पॉलिटिक्स से, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अब बचते हैं वी डी सावरकर और लाला लाजपत राय। ऑप्शंस इजी हैं एंड आंसर इज बी वी डी सावरकर, ओके, वी डी सावरकर ये हमारा आंसर है। सो इनने अभिनव भारत सोसाइटी का फाउंडेशन रखा था, अभिनव भारत सोसाइटी, ओके। इनने स्वदेशी मूवमेंट भी ज्वाइन किया था, स्वदेशी मूवमेंट। और बी डी सावरकर ने बीजी तिलक की, बाल गंगाधर तिलक की तिलक स्वराज पार्टी भी ज्वाइन की थी, तिलक स्वराज पार्टी, ओके। इनको रत्नागिरी जेल में डाला गया था 1937 से 1943 तक। ये हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट रहे थे, ओके। और रत्नागिरी जेल में ही सावरकर ने हिंदुत्व हु इज़ हिंदू बुक लिखी थी, हिंदुत्व हु इज़ हिंदू। सो आंसर इज़ फेयरली क्लियर, आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, प्यूंटियस सेंटेंस इज़ अ न्यू फ्रेश वाटर फिश फाउंड रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? ए महाराष्ट्र, बी केरला, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका। ये भी हमने अपने कल के ही करंट अफेयर्स मॉड्यूल में ये न्यूज़ कवर की थी, तो अगर आप करंट अफेयर्स मॉड्यूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, आपको सारी न्यूज़ एक ही जगह पे मिल जाएगी। सो आंसर इसका भी फेयरली क्लियर है, तमिलनाडु। ये वेलंकनी में मिलती है, वेलंकनी। ये एक पिलग्रिमेज टाउन है, ओके, पिलग्रिमेज टाउन, इसलिए इस फिश के नाम के आगे भी सेंटस लगा हुआ है, विच मीन्स होली, क्योंकि ये एक पिलग्रिमेज टाउन में मिलती है, वेलंकनी, जो कि तमिलनाडु में है। फ्रेश वाटर फिश है, आप ये क्वेश्चन में ही क्लियर हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि ये एज फूड भी यूज़ की जाती है और एक्वेरियम ड्रॉ के लिए भी यूज़ की जा सकती है, मतलब खाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है और एक्वेरियम के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी इस मछली के बारे में। अब आगे चलते हैं। साइज़ इसका होता है अप टू 7 सेंटीमीटर, एक और चीज़ याद आई, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सरफाइसी एक्ट ऑफ 2002। Statement number 1, it promotes the setting of asset reconstruction companies ARCs and asset securitization companies SCs to deal with NPAs, okay, non-performing assets. Statement number 2, the SARFAISI Act is effective only against secured loans, okay. सो इसका आंसर आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट सही है, जनरलिस्टिक भी है नेचर में, और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। हमारा आंसर है बोथ 1 and 2, ओके। सो सरफाइसी एक्ट बेसिकली जो एनपीएस हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो अपना लोन नहीं दे सकते, उन एनपीएस को हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ओके। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़, इनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कि आप इनका रीस्ट्रक्चर करो और इनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको सुधारने में हेल्प करो, इनको दिया जाता है। तो जो सरफाइसी एक्ट है वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ARCs को प्रमोट करता है, ओके। और ये सिक्योर्ड लोन्स के लिए ही अवेलेबल है, ओके, सिक्योर्ड लोन्स के लिए ही ये स्कीम अवेलेबल है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ हमारा आज का डेली MCQs ख़त्म होता है, हम कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।